आज हम जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे और क्लास जो है वो 11th है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए ये और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि ये फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में है क्या। आप क्या समझते हो फंडामेंटल राइट्स? सर, हर एक सिटीजन का मतलब जो बेसिक राइट है। ठीक है। बेसिक राइट हर सिटीजन का। और कोई? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास अभी? मौलिक अधिकार बोलते हैं ना इनको। कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास? 6। सिक्स से। ठीक है, मतलब थोड़ा बेसिक पता है। हाँ जी सर। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो हमें कुछ एक फैक्ट को ना बहुत अच्छे से माइंड में रखना है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि इनको, ये जो है वो सेलिएंट फीचर में हमने पढ़ा था ना। जब हमने सेलिएंट फीचर किए थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि ये जो है वो सेलिएंट फीचर है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेलिएंट फीचर का पार्ट है, मतलब हमारे संविधान की विशेषता है एक। पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे संविधान में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में मेंशन है। और पार्ट थर्ड में भी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ लिंक करता है, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फैक्ट आता है कि हम कहां से इंस्पायर्ड हुए कि हमने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अपने संविधान में इंक्लूड किया। यूएसए। यूएसए। यूएसए से हम इंस्पायर्ड हुए। और सबसे पहले जो भारत में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी वो नेहरू रिपोर्ट में। ये नेहरू रिपोर्ट कौन से ईयर में आई थी? और इसके बाद कराची सेशन हुआ था। सर, ये दो याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक 1942 में। हाँ, 1942 में होता कराची सेशन। सरदार पटेल जो है वो इसके प्रेसिडेंट थे यहाँ पे। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। और कराची सेशन हुआ था 1931 में, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट की एंडोर्समेंट हुई थी। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। देन इसके बाद ये इंस्पायर्ड हुए थे हम यूएसए से। और काम क्या कर रहे हैं फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल जो है राइट्स है वो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब यहां पर याद रखना, पॉलिटिकल सीधा क्लियर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया? कोई आर्बिट्री दूसरा कोई कानून, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कोई आर्बिट्री, या फिर अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप नहीं है। कानून के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सरकार का चल रहा है। तो ये हो गया रूल ऑफ लॉ। और ये कंसेप्ट प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडल को। यहाँ पे तीन तरह से, तीन तीन तरह के फैक्ट है ना, डेमो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जो सोशल और इकोनॉमिक है वो करते हैं डीपीएसपी। लेकिन जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडल्स को प्रमोट करता है वो करता है फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट्स ही नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी के होने का मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसलिए इनको मैग्ना कार्टा भी कहा गया कि ये जो है वो मैग्ना कार्टा है। अब एक फैक्ट और समझो। जब इतना हम फंडामेंटल राइट को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं तो इस केस में क्या क्लियर होता है हमें कि ये असेंशियल है हमारे लिए बहुत ज्यादा। अगर ये नहीं होंगे तो फिर एक तरह से जो है वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाता। और हमारी लाइवलीहुड के लिए भी असेंशियल है। ठीक है, साथ में ये बेडरॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की।
कि कोई भी, अब देखो इंडिविजुअल फ्रीडम कैसे हो गए, जैसे हम लोग हैं फॉर एग्जांपल कि हाँ, मैं और आप लोग, अब इस केस में हम कैसे समझ सकते हैं इसको, देखो हमें हमारे संविधान ने पावर दी कि हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज को, लेकिन अब यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है लेकिन कोई प्राइवेट पर्सन नहीं लगा सकता। तो ये कंसेप्ट जो है वो बेसिक है, जो हमें फंडामेंटल राइट से मिलता है। क्लियर हुआ, समझ आया? हाँ जी सर। अब दूसरा एक फैक्ट समझो, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहां पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स कहां से आए? संविधान से है, ठीक है। गारंटीड, नॉर्मली समझना, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये टर्म यहां पर एक अभी सिंपल यहां पर समझना कि यहां हमें ये तब क्लियर हो रही है जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तब नहीं बात कर रहे जब हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे। अभी हमारे फंडामेंटल राइट संविधान में है, अगर संविधान में ये कहा गया है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक अगर कोई भी अधिकार हमारा इफेक्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 आर्टिकल को फॉलो करके, जिसमें रिट्स मेंशन्ड है, उसके थ्रू हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन डिफेंड कौन कर रहा है उसको? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये समझ आ गया? जी सर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फीचर्स का। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके कुछ एक फीचर्स हैं, और आपको ऐसा लिखने के लिए भी आ सकता है कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन, जो सॉरी, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, या आप सिग्निफिकेंस फंडामेंटल राइट्स का बता सकते हैं, या सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। तो पहला जो फीचर याद रखना कि कुछ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल जो है यहां पर आता है, सॉरी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, सॉरी 20 नहीं होगा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सिर्फ भारतीयों को मिलेंगे। 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ ओनली टू इंडियन है। बाकी सभी फॉरेनर्स को भी मिलेंगे। अगर कोई फॉरेनर, फॉर एग्जांपल लाइक कि अगर कोई पर्सन आ गया यूएसए से, और यूएसए से वो भारत में रह रहा है, अब वो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो भारत में वो अपने धर्म को प्रमोट कर सकता है। भारत में उसको जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके जो बच्चे होंगे उनको एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है, क्योंकि ये हमारा सॉफ्ट नेचर है। ये फैक्ट समझ आया? हाँ जी सर। तो इन शॉर्ट याद रखना कि 15, 16, 19, 29, 30 के बाद जितने भी राइट्स हैं वो अवेलेबल है, ये सिर्फ भारतीयों को ही है। अब ये क्यों है इसको मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आर्टिकल 15 में ये कहा गया है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, इसके ऊपर आप प्रोहिबिशन नहीं कर सकते। या फिर आर्टिकल 16 आता है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें कहा गया है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है। अब एम्प्लॉयमेंट अगर मान लो कोई 50 फॉरनर यहाँ से रह रहे हैं और उनको ही हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, तो हमारे इंडियंस को तो मिलेगी नहीं। तो इसके 15 में क्या है? हाँ जी, 15 में आपने क्या बताया? आर्टिकल ये अभी हम कवर करेंगे, अभी जस्ट मैं एग्जांपल के फॉर्म में समझा रहा हूं कि किस तरह से ये 15 बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। यहां सिंपल ये समझो कि अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं, जैसा 16 में कह रखा है कि एम्प्लॉयमेंट देनी है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि सरकार को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। सरकार एम्प्लॉयमेंट भी किसको? हर एक सेक्शन को प्रोवाइड करनी है। अब
उस सेक्शन में सपोज दैट कि इंक्लूड कर रहे हैं फॉरेनर को भी। अब अगर सरकार फॉरेनर को भी देगी तो उससे शेयर कम हो जाएगा। तो इस चीज को हमें ये माइंड में रखने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए अच्छे से समझ रखना है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियन को ही है। 29 में जैसा माइनॉरिटीज के लिए आता है कि माइनॉरिटीज को जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट टू माइनॉरिटी है ये 29, 30। अब माइनॉरिटी के केस में फॉर एग्जांपल एक क्रिश्चियन है, वो अब वो क्रिश्चियन कंट्री से आया है, उसको नहीं बुलाया था हमने कि आप आओ, वो अपनी मर्जी से आया। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी में वो इंक्लूड किया जाएगा लेकिन उसको इस आर्टिकल का फायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल है कि यूएसए से कोई पर्सन है और वो क्रिश्चियन स्कूल इंडिया में खोलना चाहता है, तो उसकी परमिशन उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो खोलेगा तो हमारे यहाँ की क्या करेंगे। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है, ये टफ रहने वाला है, फंडामेंटल राइट्स, इजी नहीं होगा समझना, इसलिए ध्यान से समझना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉट एब्सोल्यूट, बट क्वालिफाइड। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, सिंपल, बहुत इजी कि ये सर्वोपरि नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। अब यहां कैसे हमें पता चलता है कि कोई एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कब लगती है? इमरजेंसी में। कौन इमरजेंसी। कौन, हाँ, तो इसके आर्टिकल है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। 9, ये दो आर्टिकल्स हैं जिसके अंडर जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती है और जो बताती है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो एक फैक्ट समझो, फंडामेंटल राइट्स एक तरह से क्या काम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी कहा गया, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि सरकार के नजर में सब बराबर है। तो दैट मीन्स ये सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा है कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि सब इक्वल है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी हाँ जी। साइड में ये भी कह रहा है कि सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि सरकार को सबके लिए सही सोचना है। अब सबके लिए सोचना में वल्नरेबल सेक्शन भी आते हैं, और वल्नरेबल सेक्शन के लिए अगर सरकार को सोचना है तो सरकार को उनको क्या देना पड़ेगा, प्रिविलेज देनी स्पेशल। पड़ेगी। प्रिविलेजेस देनी पड़ेगी ना, तभी तो उनको इक्वल लेकर आएंगे। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, मतलब फंडामेंटल राइट्स सरकार के अगेंस्ट होते हैं, ये सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर सरकार स्ट्रिक्ट नहीं कर सकती किसी को भी जाने से, एक्सेप्ट कंडीशंस, वो कंडीशंस अप्लाई होती है एक्सेप्शंस वाली। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट के अगेंस्ट भी होते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल लाइक कि डिफेमेशन का केस होता है कि मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता, मैं किसी को मानहानि नहीं कर सकता। तो मतलब क्या है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, सरकार कानून बनाती है और वो कानून फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक सरकार ने कानून बना दिया कि कोई कंडीशन नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये जो है वो रीजन है, इसमें आप नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, वो इफेक्ट हो रहा है। तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सरकार ने कानून गलत बनाया है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दूसरा फैक्टर यहां पर अप्लाई होता है, वो ये होता है कि जब मान लीजिए कोई प्राइवेट प्लेस है या कोई इंडिविजुअल है, अब कोई इंडिविजुअल कह दे मुझे, ये कोई इंडिविजुअल कह दे या कोई पर्सन एक्स किसी पर्सन वाई को कह दे कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये कुछ गलत बोल दो,
उस केस में भी मैं इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ले जा सकता हूँ कि इससे भी मेरा फंडामेंटल राइट इफेक्ट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मुझे कोई खाना खाने नहीं दे रहा, अब किसी ने मुझे बोल दिया कि तुझे खाना खाना ही नहीं है भाई, अब खाना खाना तो मेरा राइट है, मैं खा सकता हूँ क्योंकि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी है। अब किसी ने मुझे ये कह दिया कि तुझे खाना नहीं खाने देना, तो मैं बोलूंगा तूने मेरा फंडामेंटल राइट इफेक्ट कर दिया, चल हाई कोर्ट में। समझ आया? तो अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी, और अगर लोग गलत कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट जो है वो अवेलेबल है। ये क्लियर हुआ? जी सर। हाँ जी अब सर। उसके बाद आता है नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत इजी भी है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये स्टेट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकते। दैट मीन्स इन फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में ये कहा गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करे। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये स्टेट को अलाउ कर रही है कि आप कुछ करो डिप्रेस सेक्शन के लिए, आप प्रिविलेजेस दो। क्योंकि जब तक प्रिविलेजेस नहीं देंगी इक्वालिटी प्रमोट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल है कि बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस क्यों आया, इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन के लिए क्यों आया, क्योंकि वो बाकी सबसे इक्वालिटी के पीछे के मामले में पीछे थे। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, ये जो पॉजिटिव कोनेशन है इसको फॉलो किया और कहा कि हमें संविधान ये कहता है कि हमें हर वर्ग का, हर सेक्शन को जो है वो इक्वालिटी के लेवल पर लेकर आना है। समझ आया? नहीं क्लियर हुआ? जी। पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ जी सर। हाँ जी सर। बताओ फिर, बताओ। सर नेगेटिव तो ये हो गया कि स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं हाँ जी। कि मतलब नेगेटिव, स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी। लेकिन पॉजिटिव में अलाउ कर रहे हैं स्टेट को कि स्टेट आप ये कर लो। अलाउ स्टेट की इट गिव्स प्रिविलेजेस टू द सेक्शंस जिनको मतलब ज़रूरत है। हाँ, क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनफोर्समेंट का। अब इसको कैसे याद रखना है कि हमारे फंडामेंटल राइट वो जस्टिशिएबल इन नेचर है। मतलब अगर हमारा कोई किसी हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई इफेक्ट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, और हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और इसलिए यहां पर कहा गया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये प्रैक्टिकली है। संविधान ने तो कह दिया कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन उनको लिविंग बनाया, उनको डिफेंडेड और गारंटीड बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि अगर वॉयलेट हो रहे हैं तो आ जाओ मेरे पास। सर ये पॉइंट वही तो हो गया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वाला। कैसे? तो सर मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर नहीं हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। बट लेकिन
देखो फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट कब होंगे, सबसे पहला फैक्ट तो ये आता है सरकार से फंडामेंटल राइट कब इफेक्ट कर रही है, जब सरकार कोई कानून बना रही है, जैसा आधार बिल आया था, हाँ जी। जो आधार एक्ट लेकर आए थे उस केस में क्या हुआ था यहाँ पे, यही था ना कि आधार जो है वो राइट टू प्रिवेसी को इफेक्ट कर रहा है। हाँ जी सर। अब वो राइट टू प्रिवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट है। उस हाँ केस में जी। वो चैलेंज किया ना फिर सुप्रीम कोर्ट में, ओके। ये कंसेप्ट है। ओके, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। समझ आ गया। हाँ जी सर। अब उसके बाद दूसरा आता है जो हमें याद रखना है, एक फैक्ट हमें और भी क्लियर होता है यहाँ से कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो परमानेंट नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, हाँ जी सर। पहले था अब नहीं है। हाँ जी सर। पहले फंडामेंटल राइट था अब नहीं है, 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 की, जिससे जो है वो इसको हटा दिया गया। अब एक फैक्ट और समझो, तो मतलब क्या हुआ इससे, ये क्लियर हुआ कि फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं है, बाय फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनको चेंज किया जा सकता है, बट लेकिन यहां पर एक कैप लगाई, वो लगाई बेसिक स्ट्रक्चर की, कि बिना बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किए करना है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो उस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं होने देना। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कौन से केस में आया था, सर वो केशव नंदा केशवानंदा भारती केस 1973, 3। जिसमें संविधान ने कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का कुछ एक पार्ट जो है वो बेसिक है, वो चेंज नहीं होगा कभी भी। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंशन के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो आर्टिकल हो गया 358, एक आर्टिकल हो गया 359। 9 358 के केस में हम जा रहे हैं आर्टिकल 19 के साथ, जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। जब ये आर्टिकल लगेगा 358, तो याद रखना आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, उनके इन्फोर्समेंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी। ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ उनकी इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाएगी। आर्टिकल 359 में हमने कहा था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर लगेगा, लेकिन यहां पर भी हमने दो आर्टिकल्स को बाहर निकाल दिया था, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 21। तो याद रखना सारे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी में फैक्टर नहीं होते, एक्सेप्ट आर्टिकल 20, 21 को नहीं होगा, बाकी सभी इफेक्ट होते हैं, आर्टिकल 20, 21 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन, जो हमारे आर्मी वाले हैं, जो डिफेंस वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं और इनका स्टाफ, इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन, इनके लिए जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और ये सब होता है आर्टिकल 33 के अंडर। आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक है, उसमें इंक्लूड हो रहे हैं डिफेंस वाले मेंबर्स, पुलिस वाले मेंबर, स्टाफ फोर्सेस, इनके लिए। अब मिशन पे जाना होता है, ठीक है, अब कोई मिशन पे गए फॉर एग्जाम्पल लाइक, और उस मिशन के बारे में सबको डिस्क्लोज, सबको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, लीक कर देना, ये नहीं होगा। वैसे तो एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एसोसिएशन असेंबलीज बनाना, तो हमारे आर्म फोर्सेज वाले को ये अधिकार नहीं होते, उनकी ये पावर्स रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्लियर। हाँ जी। अब एक आर्टिकल आता है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है आर्टिकल 34, जिसमें यह कहा गया है कि मार्शल लॉ, जब मिलिट्री रूल लगेगा तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। अब मुझे बताओ, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में, तो क्या फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं? नहीं। ओके। अब दूसरा पॉइंट,
जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या सेंटर स्टेट रिलेशन इफेक्ट होते हैं? सर सेंटर पावरफुल होता है और स्टेट रिलेशन, हाँ जी, होते हैं ना, क्योंकि पावर हाँ सेंटर के पास जी, चली जाएगी सारी की सारी। हाँ जी सर। अब जब मार्शल लॉ लगता है यानी कि मिलिट्री रूल लगता है, तो उस केस में क्या सेंटर स्टेट रिलेशंस अफेक्ट होते हैं? यस सर। कैसे? सर मिलिट्री रूल किसी ऐसी कंडीशन में ही लगेगा जिसमें कुछ मतलब कुछ एबनॉर्मल हुआ होगा। सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे इफेक्ट होंगे इससे? क्यों सर, कोई इमरजेंसी आई होगी तभी हुआ होगा ना। किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलिट्री रूल लग गया। हाँ मतलब वहां पे कोई वायलेंस कोई कुछ हुआ होगा ऐसा। हाँ, कि मिलिट्री मिलिट्री पहुंच गई, वहां मिलिट्री रूल लग गया, धारा 144। हाँ, तो कहाँ बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, कहाँ सेंटर स्टेट रिलेशन इफेक्ट हुए? ओके। सरकार अपना काम कर रही है स्टेट की, हाँ जी। सेंटर अपना कर रही है। सिर्फ इफेक्ट हुए, बाहर नहीं निकल सकते हम, यानी कि ओके, फंडामेंटल मतलब राइट्स। सिटीजन के इफेक्ट हुए, सेंटर स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हुए। तो ये मिलिट्री जी। रूल की एप्लीकेशन आती है आर्टिकल 34 के अंडर। उसके बाद एक आर्टिकल आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 35। ये आर्टिकल 35 में ये कहा गया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स तो अपने आप ही इन्फोर्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी हो गया। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको आपको अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। जैसा फॉर एग्जांपल लाइक अनटचेबिलिटी। अब अगर आपको अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, वहां पे बात कर रखी है आपको, तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि अगर कोई करता है, कोई भी ऐसा अनटचेबिलिटी रिगार्डिंग कोई केस आता है, तो उस केस में पनिशमेंट होगी। और पनिशमेंट कहां से आएगी? कानून बनाकर। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को अगर एनफोर्स करना है तो उस केस में जो है वो कानून बनाकर ही उन्हें जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब मुझे ये बताओ कि ये कानून बनाने की पावर किसके पास होगी? क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर होगी? नहीं होगी। या सिर्फ सेंटर? सेंटर के पास सिर्फ सेंटर के पास होगी। सिर्फ सेंटर के पास ही ये पावर होगी। तभी तो सारे देश में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ओके, नहीं तो सिर्फ एक स्टेट में ही इंप्लीमेंट हो पाएगा। हाँ जी सर। और आई थिंक ये आपने आइडिया लगाया अनटचेबिलिटी के साथ। हाँ जी सर। हाँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ठीक है। उसके बाद एक बुरा आर्टिकल है, मतलब ये, इसको सब रट्टा मारना पड़ेगा। साथ में बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 31A, B और C। ये फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एक आर्टिकल आता है अब देखो, डीपीएसपी। ये जब डीपीएसपी पढ़ेंगे वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डायरेक्टिव, ये ठीक है, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? ये कुछ एक वेलफेयर के प्रोविजंस है कि स्टेट को ये माइंड में रखने हैं, उसको वेलफेयर प्रमोट करना है। तो जब भी ये केस आता है कि जब भी डीपीएसपी का एक आर्टिकल, अब केस कैसा बनता है, क्या फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या डीपीएसपी सुपीरियर है? जब इन दोनों में वर्सेस चलती है ना, तो ये आर्टिकल 31 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैं आपको ये बस यहां पर याद रखना, आर्टिकल 31। और दोनों का काम अपना अलग अलग है, लेकिन जब दोनों आमने सामने हो जाएंगे फिर थोड़ा वो एक्सेप्शन कंडीशन बन जाती है। और ये जो एक्सेप्शनल कंडीशन है ये क्लियर होगी आपकी जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, क्योंकि डीपीएसपी में एक आर्टिकल आता है 39, वो जब इंप्लीमेंट होगा तो यहां पर आर्टिकल 14 इफेक्ट होता है। यानी कि आर्टिकल 14 में क्या 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 कहा गया है? राइट टू इक्वालिटी। लेकिन आर्टिकल 39 में कहा गया है कि स्टेट को सबका वेलफेयर प्रमोट करना है, सबका यानी कि वीकर सेक्शन का भी। तो जब आर्टिकल 39 लगेगा तो 41 जो आपका आर्टिकल 14 है वो इफेक्ट होगा, इक्वालिटी का कंसेप्ट तब इफेक्ट होगा। तो उस केस में यहां पर जो है वो ये आर्टिकल 31C आता है।
सिर्फ इतना ही इसमें याद रखना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 12। अब हम फंडामेंटल राइट्स को पूरा मतलब इन डिटेल पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जिसमें कह रखा है कि यूनियन बॉडी, यूनियन मतलब सेंटर, स्टेट, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब स्टेट है, वो सब भारत है। समझ आया? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद आता है आर्टिकल 13। ये मतलब ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट सिर्फ यहीं अप्लाई होती है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में? ये जो डेफिनेशन है, हाँ, ये आर्टिकल 12 में डेफिनेशन मेंशन कर रखी है कि स्टेट है क्या। ठीक हर है। एक पार्ट में, लाइक अभी डीपीएसपी आएगा, वहां पे भी बता रखा है कि स्टेट है क्या। अच्छा। डेफिनेशन है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, भारत है क्या। पहले तो हमने बोल दिया था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन अब वो स्टेट है क्या, तो उन्होंने बताया प्राइवेट हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सेंटर सेंटर हो, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, वो सब स्टेट है। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में एक कंसेप्ट आता है लॉ, कोई भी कानून इनकंसिस्टेंट, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। अब यहां पर यह कहा गया कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट, मतलब उनको इफेक्ट कर रहा है, तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये कौन डिक्लेयर करेगा? सुप्रीम पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यहां पर सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना इसको, कि कोई भी कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट। क्यों? देखो, कोई कानून बना और फिर उस कानून को हमने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 13 है, ये जुडिशियल रिव्यू से भी लिंक करता है। तीन तीन पॉइंट्स याद रखने हैं: लॉ इनकंसिस्टेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और डॉक्ट्रिन ऑफ ये आपका एलिक्स। ये तीन यहां पर लगेंगे। है तो सेम, सबका मतलब सेम ही हो गया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ध्यान रख रहा है कि कोई अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है, या कोई भी कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन अब यहां पे हमें एक कंसेप्ट समझना है कि जैसे मान लीजिए आज कोई कानून बना दिया, और वो आज कोई कानून इफेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, लेकिन हो सकता है उसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल फॉलो करता है वो करता है शैडो का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा कोई कानून है, और इसका ये वाला सेक्शन जो है इधर यहाँ पे, ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ इसको वो शैडो जोन में ले जाएगा। इसको बोलेगा कि सर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बाकी सारे को इंप्लीमेंट कर दो। सर ये एक बार फिर बताओ। देखो, शैडो जोन का कंसेप्ट क्या हो गया कि जैसे मान लो ये कोई पूरा कानून है, ठीक है। अब इस कानून का ये कुछ एक पार्ट है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। मान लो कानून का कोई एक सेक्शन था जिसको नाम रख दिया हमने सेक्शन एक्स। ये क्या कर रहा है? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस सेक्शन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बाकी सारे को आप कर सकते हैं। फिर अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ये सेक्शन ही गलत है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी के लिए ये गलत है, हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए, तो फ्यूचर में दोबारा से थोड़ी ना ये सेक्शन बनाएंगे, तो फिर उसको ये शैडो जोन को क्लियर कर देंगे। और इसको बोलते हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि ये जो है वो क्या है, शैडो जोन है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बोलते, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि जो मैंने एक्स वाले केस में वर्डिक्ट दिया था उसको मैं अब ओवर रूल करता हूं और कहता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि अब वो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये फैक्ट यहां पर याद रखना, और ये था आर्टिकल 13। अब यहां पर इंक्लूड होता है डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि कानून है क्या। तो सबसे पहले तो याद रखना, कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्पररी हो, टेम्परेरी या परमानेंट कोई भी हो वो, प्लस साथ में कोई भी ऐसा ऑर्डर जो सरकार लेकर नहीं और वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है, तो वो सभी कानून की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखो ये कंसेप्ट आपको समझाता हूं, यहां पे कानून क्लियर हो गया, अब पार्लियामेंट ने ये कहा, पार्लियामेंट को स्कोप मिल गया, वो मिल गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट ने ये बोला कि कानून में आ रहा है आपका टेम्पररी परमानेंट लॉ, कोई ऑर्डर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना तो वो पार्लियामेंट्री लॉ है, ठीक है, ना तो वो कोई ऑर्डर है, तो मतलब वो इस स्कोप में नहीं आती जुडिशियल रिव्यू की। यानी कि पार्लियामेंट ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को चेंज या इफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर पहला केस जो आया था, उस केस में पहला फर्स्ट जो केस यहां पर बनता है, उसमें यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कानून नहीं है, इसलिए अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। लेकिन दूसरा केस यहां बना केशवानंदा भारती केस का। केशवानंदा भारती केस 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करती है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर को, तो वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। यानी कि जो आप संविधान में अमेंडमेंट कर रहे हो वो भी जो है वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। तो देखो पहले केस में कहा गया था यहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ का पार्ट नहीं है, लेकिन दूसरे केस में कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रही है तो उस केस में ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। तो ओवररूल कर दिया ना अपने पहले वाले वर्डिक्ट को। हाँ जी सर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है। तो इसीलिए तो अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो अगर मान लीजिए अगर आज संविधान में कोई बिल इंट्रोड्यूस हो, आज हमारी पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो फिर वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है, वो आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बम उसकी आवाज सुनाई दे रही है और ये बाद में वीडियो में भी सुनाई देगी। सॉरी सर, मैं म्यूट कर रही हूँ। कोई बात नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें हमें एक कंसेप्ट याद रखना है जो बहुत इजीली, मतलब इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश का कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश का कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए का कंसेप्ट है। अब भारत में ये दोनों इंप्लीमेंट हो रहे हैं, दोनों के दोनों लग रहे हैं। तो ये किस तरह से हो रहा है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब यहां पे जो कंसेप्ट आएगा
सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बेसिक आप क्या समझते हो? एक बेसिक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व भी तभी किया जा सकता है अगर हम बेसिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं। तो मुझे आप बताओ कि आप क्या समझ रहे हो इक्वालिटी बिफोर लॉ से? सर कानून के आगे सब सेम है। कानून के आगे सब सेम है, और क्योंकि यहाँ पे तभी इसको और अच्छे से रिच पुअर क्लियर हो। वाला कॉन्सेप्ट हाँ कि जी, मतलब स्टिल द राइट्स विल बी सेम। ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि कानून के आगे सब सब बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर है। तो दैट मीन्स नो पर्सन अबव लॉ, कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है। यही मतलब हुआ ना इसका? हाँ जी सर। दूसरा, अब दूसरा भी यहीं से लिख करेंगे, वो है हम यहां कह रहे हैं अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होगी, इसका मतलब भी इक्वालिटी हो गया, कि जब हम किसी को स्पेशल प्रिविलेज देंगे ही नहीं तो दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। थर्ड यहां पर आता है, वो आता है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पीपल टू द ऑर्डिनरी लॉ। सबके लिए कोई एक अगर ऑर्डिनरी कानून है, अब देखो ऑर्डिनरी कंसेप्ट आ रहा है यहां पे, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, और ब्रिटिश कंसेप्ट में सारे के सारे ऑर्डिनरी लॉज ही आते हैं। ब्रिटिश कंसेप्ट में सारे के सारे ऑर्डिनरी लॉज ही आते हैं, तो इसलिए कहा है कि जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे के सारे को वो कानून फॉलो करना पड़ेगा, वो सब उस कानून के अधीन है। ये कंसेप्ट समझ आया? क्लियर हुआ मैम ये? हाँ जी सर। अब दूसरा कंसेप्ट यहां पर जो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बाद, वो आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन सा कंसेप्ट है, कहां से लिया है हमने ये? यूएसए से। यूएस से। इक्वल प्रोटेक्शन देनी है, तो दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल सर्कमस्टांसेस, यहां से हमें क्या क्लियर होता है कि एक तो इक्वल ट्रीटमेंट करना है, ऊपर से इक्वल सर्कमस्टांसेस भी होने चाहिए। अब इक्वल सर्कमस्टांसेस से आप क्या समझते हो? यहां पे अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस वाला पर्सन है, या कोई एसटी एससी ओबीसी, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए उनको एक इक्वल लेवल पर भी लेकर जाना पड़ेगा। तो यहां पर यह प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जैसे मान, अब फॉर एग्जांपल है कोई बीमार है, और एक एक ठीक व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, दो। अब उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब हम दोनों को बोलते हैं कि हमने हमने आप दोनों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप दोनों क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। अब बीमार व्यक्ति दौड़ पाएगा क्या? नो सर। और वो जो बिल्कुल ठीक होगा वो तो दौड़ जाएगा, तो यानी कि ज्यादा ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, जो ठीक है बिल्कुल। हाँ जी हालांकि सर। जब 1 लाख की बात आ सकती है दौड़ने से, तो हो सकता है बीमार व्यक्ति भी उठ के भागने लग जाए।
बट लेकिन ये इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं हुए। तो सरकार ने ये कहा, यहां सॉरी फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि इक्वल सर्कमस्टांसेस में ही इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा यहां पर आता है कि जो सिमिलर एप्लीकेशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशंस हैं सिमिलर, वो सबके लिए सेम होगी जो एक जगह पर लोकेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए शिमला है, तो शिमला के जितने भी लोग हैं, अगर शिमला की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल कोई कानून बनाती है तो वो सबके लिए सिमिलर इंप्लीमेंट होगा जो शिमला में रह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक सेक्शन के लिए लग जाएगा, वो सबके लिए अप्लाई होगा। थर्ड प्रिंसिपल जो इसमें आता है वो आता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अलाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या समझ रहे हो आप इस लाइन से, थोड़ा बहुत मुझे बताओ हरलीन मैम। क्योंकि ये जब तक आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको नहीं समझोगे तब तक ही, तब मैक्सिमम टाइम एग्जाम में भूल जाती है। वरना लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सर जिनका सेम स्टेटस है उनको सेम ही मतलब ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब आधा कंसेप्ट सही, थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाते हैं। देखो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो जिस तरह से है उस तरह से उसको वैसे ही उसी कंडीशन में जो है वो हमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रखना है, उसको वैसे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट करना है। जैसा फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बीमार है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेटेड नहीं रख सकते, उसको हमें उसको वो सर्कमस्टांसेस देने पड़ेंगे। हमने बोला कि अगर हमने 1 लाख रुपए रखा है विनर प्राइज रेस का, तो पहले आप ठीक हो जाओ, जब आप ठीक हो जाओगे फिर आप रेस में भाग सकते हो, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। हाँ जी सर। अब एक कंसेप्ट और, इसके ऊपर एक कंसेप्ट और आएगा, अप्लाई होता है। पहले वाला स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, राइट टू इक्वालिटी क्या कर रहा है, देखो इसने कहा ना, राइट टू इक्वालिटी ने कहा कि कोई पर्सन कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पीपल टू द ऑर्डिनरी लॉ, मतलब स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं होंगे, कोई प्रिविलेजेस नहीं होगी, बीमार है तो वो हमारी गलती नहीं है, ऐसा ही है ना। तो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अब यहां पर ये कंसेप्ट आता है कि 1 लाख रुपए का प्राइस रखा है भाई हमने, तो अब वो बीमार है, तो इसका मतलब ये, अगर वो बीमार है तो हम जो ठीक व्यक्ति है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पहले वाला कंसेप्ट ये कह रहा है कि हमारे यहां पर कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। दूसरे वाला कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन। उन्होंने कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वल ट्रीटमेंट, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो मतलब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी कि सेकंड वाला सरकार को अलाउ कर रहा है कि आप करो उसको ठीक, पहले पहले उस बीमार व्यक्ति को ठीक करो, फिर उसके बाद रेस करवाओ। अब आप ठीक करोगे वो आएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर, यानी कि उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर ठीक करने के बाद जब आप दोनों इक्वल ग्राउंड लेवल पर आ गए, बिल्कुल दोनों के जो है वो सेम हो गया, तो यहां पर हमने बोल दिया अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर। तो सर हम दोनों क्यों फॉलो करते हैं? दोनों ही फॉलो करने पड़ेंगे ना, ऐसे तो फिर बात ही नहीं बनेगी।
नहीं तो फिर वो हर सेक्शन में अप्लाई होंगे ना ये अगर हम दोनों। इक्वालिटी बिफोर लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं तो अगर सपोज दैट, चलो यहाँ पर अब मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ से ये वाला प्रिंसिपल हटा दिया, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, तो क्या ये हम्म। पॉसिबल है भारत में इसको हटा देना? तो पर हम सर ईपीएल के अंडर स्टेट को अलाउ भी तो कर रहे हैं। स्टेट को अलाउ कर रहे हैं ना एब्सेंस, लेकिन अब स्टेट फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टेट ज्यादा ही करना शुरू कर दे। स्टेट अपना प्रॉफिट भी तो देख सकता है, स्टेट ने देखा कि यार माइनॉरिटी में तो क्या हुआ, वोट बैंक तो ज्यादा है। अब स्टेट ये बोल दे कि मैं तो सारे बीमार व्यक्ति को ठीक कर दूंगी, हालांकि करना भी चाहिए, सबका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सरकार का सारा पैसा तो हेल्थ सेक्टर में ही चला जाएगा। ठीक है सर। और हो सकता है ना कि सरकार ये बोले, अब सरकार करेगी कैसे? सरकार ये स्कीम निकाल देती है कि हम क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इतने इंश्योरेंस का। फिर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बिल्कुल ठीक होते हैं, वो फिर फेक पैसा लेने के लिए फेक में ठीक हो, मतलब फेक बना देते हैं कि हम बीमार हो गए। तो वो एक तरह से फिर धोखाधड़ी हो गई, तो वो सिस्टम ही सारा का सारा हिल जाएगा। अभी दो कंसेप्ट खत्म हुए हैं, तीसरा कंसेप्ट भी आता है यहाँ पे एक, वो है रूल ऑफ लॉ का। यहां से आपको वो क्लियर हो जाएगा जो आपका डाउट है। ये कंसेप्ट जो है वो एक ब्रिटिश ने दिया था जिसका नाम था एवी डाइसी। ये तीन कंसेप्ट लेकर आया था। इसने सबसे पहला बोला कि अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर का मतलब क्या हो गया कि किसी को भी तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कानून वायलेशन नहीं होती है, ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक कोई कानून ब्रेक नहीं होगा तब तक किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेकंड कंसेप्ट इसने जो दिया वो दिया, इसने कहा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स। ये कह रहा है यहां पर इक्वालिटी के बारे में कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कोई भी कानून है, ठीक है, उसके सामने सब इक्वल हैं, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। उसमें ये कह रहा है कि वो दैट इज जो है क्या, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब यहां पर कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई हाई है, लो है, इसका फर्क नहीं पड़ता। कोई सरकारी व्यक्ति है, कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, ये सब नहीं होगा। इन्होंने कहा कि सब इक्वल रहेंगे कानून की नजर में। थर्ड कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे यहां पर अप्लाई नहीं होता है, हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें यह कहा गया कि जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो उनका सोर्स है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसने ये कहा। एविडाइसी ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उनका जो सोर्स है वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हमारे यहां पर क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स का सोर्स? इंडिया के केस में फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीसरा हमारे पास अप्लाई नहीं होता है। हमने कहा कि हमारा जो सोर्स है वो संविधान है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको डिफेंड कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। उनको गारंटीड कौन बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। राइट टू इक्वालिटी में एक्सेप्शंस आ जाती है। अब इतना इंपॉर्टेंट है राइट टू इक्वालिटी प्रमोट करना कि इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस को इंक्लूड किया गया। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आती है प्रेसिडेंट भाई साहब और गवर्नर भाई साहब। ये दोनों को एक्सेप्शन कहा गया कि ये इनकी जो टर्म है उसके टाइम पे कोई भी काम करते हैं वो चैलेंज नहीं होगा। दूसरा ये कहा गया कि इनके टाइम पे कोई क्रिमिनल जो है वो केस नहीं चलेगा। तो आपने कभी सुना कि प्रेसिडेंट को इस क्रिमिनल चार्जेस में अरेस्ट किया गया या गवर्नर को इस क्रिमिनल चार्जेस में अरेस्ट किया गया? नो सर। ये है ही नहीं। कोई क्रिमिनल जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोसीडिंग नहीं होगी ड्यूरिंग द टेन्योर, जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक। उसके बाद दूसरा यहां पर कहा गया कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं होगी। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग करनी भी है तो उसके लिए आपको 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा पहले। क्लियर? दूसरा यहां पर एक तो ये हो गया प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। दूसरा हमें जो याद रखना है वो है एमपी एमएलए। एमपी एमएलए जो ये वहां जाके बोलते हैं ना पार्लियामेंट में, जितना भी ये पार्लियामेंट में बोलते हैं उसकी पब्लिशन जो भी होती है उसके रिगार्डिंग भी कोई भी जो है वो केस नहीं बनेगा। उसके लिए ये किसी को जो है वो जवाब देने की इनको जरूरत नहीं है, वो भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है? एमपी एमएलए जो भी पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं तो उस केस में भी ये अप्लाई होता है कि वो जो है कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है? और पब्लिकेशन अगर मान लीजिए वहां उन्होंने कुछ कहा उसको पब्लिश करना हुआ तो वो कर सकते हैं। वो भी एक एक्सेप्शन में इंक्लूड होती है। फिर इसके बाद एक आर्टिकल आता है, जो आर्टिकल मैं आपको 31C वाला वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा डीपीएसपी के साथ। हमें ये याद रखना है कि जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उनका उनके जो मेंबर्स हैं जो भारत में हैं, वो भी क्योंकि वो एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके मेंबर्स अगर भारत में हैं तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो जो ये आर्टिकल 14 है इसमें एक्सेप्शन में इंक्लूड होते हैं कि उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनको मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यहाँ वो जो क्या बोलते हैं एम्बेसी यहाँ पर है। तो अब जितने भी बुरे रिलेशन हमारे पाकिस्तान के साथ हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर जो उनकी एम्बेसी है उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमने उनको स्पेशल प्रिविलेजेस में रखा है, उनको एक्सेप्शंस कंडीशंस में रखा है। ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 15। लेकिन आर्टिकल 15 और 16 को करवाऊंगा मैं कल, वो भी ऐसे बहुत बड़े हैं। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। हाँ जी। अनटचेबिलिटी नहीं होगी। और आर्टिकल 18 में टाइटल्स का अबॉलिशन है। इसमें भी ये कहा गया है जैसे कि भारत रत्न हो गया, या फिर आपका जो है इनको हम प्रफिक्स सफिक्स, राजा महाराजा थे ना, कि महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, या फिर महाराजा गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, ठीक है, या जम्मू का राजा, ये सब नहीं अप्लाई होगा। सिंपल भाई इंडियन सिंपल होगा, रंजीत सिंह, सिंपल गुलाब सिंह, महाराजा राजा के टाइटल नहीं होंगे।
इन्होंने कहा कि कोई ऐसे टाइटल नहीं अप्लाई होंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि आपको अगर किसी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल लेना है एकेडमिक, सिर्फ वो भी एकेडमिक होगा, तो उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो भारतीय सरकार है पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें एक परमिशन ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव परमिशन होती है, उनके ऑलरेडी कानून बने होते हैं कि इतनी लिमिट है हमारी, इसके अंडर ही जो है वो ये होगा। थर्ड यहां पर आता है डॉक्टर का, कि जैसे आप डॉक्टर आईएएस आईपीएस लगा रहे हो तो ये एकेडमिक होते हैं, इनको आप जो यूज कर सकते हो, जैसे कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ठीक है, आईएएस का रख लो आईएएस टीना राबी, ठीक है, आईपीएस का रख लो आईपीएस नवजोत सिंह। तो ये टाइटल्स हम यूज कर सकते हैं क्योंकि एकेडमिक है। जैसे मेजर जनरल बिपिन रावत था, ठीक है, वैसे ही आगे यहाँ पर सीडीएस, ये सब क्या है, एकेडमिक टाइटल्स है, इनको फॉलो किया जा सकता है, लेकिन राजा महाराजा को नहीं। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि भारत रत्न, ठीक है, या फिर पद्मश्री, ये सब हम लगा सकते हैं? नो सर। ये नहीं लगा सकते। तो प्रीफिक्स सफिक्स में ये सब नहीं यूज कर सकते, वहां सिर्फ हम ये डॉक्टर आईएएस आईपीएस यही सब लगा सकते हैं जो एकेडमिक है। जैसा प्रोफेसर हो गया। क्लियर? हाँ जी सर।